हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। और इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं नेचर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। अब देखो, इस टॉपिक के अंदर दोस्तों आपको ये बताया जाएगा राइटर के द्वारा कि बहुत सारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो हैं वो कनेक्टेड हैं, चाहे वो मध्यकालीन भारत के हों या प्राचीन भारत के हों, एंशिएंट इंडिया के हों या मेडिवल इंडिया के अंदर हों, वो वाले टेक्स्ट जो लिखे गए हों किसी भी ऑथर के द्वारा, तो क्या जिस वक्त पे वो लिखे गए थे उसकी रेलेवेंस आज भी लोगों के मन में या फिर हिंदुस्तान के समाज पर उनकी कोई रेलेवेंस है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस है। अब ये चीज़ जो है आप कहोगे सर क्या मजाक है, हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं आपने इतने बार हमें बताया। यस, डेफिनेटली हिस्टोरिकल सोर्सेज की, सभी तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्सेज की रेलेवेंस आज भी जो है वो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। क्योंकि भारत के अंदर या किसी भी कंट्री को अगर आप इमेजिन कर लो, उनकी आज की जो सोसाइटी होती है भारत के समाज में, अगर आप कोई भी रीति रिवाज परंपरा की बात करो, हम वो फॉलो कर क्यों रहे हैं? क्या एकदम से वो आसमान से आके टपक गई रीति रिवाज परंपराएं? या फिर अगर हमारा विश्वास है, हम पवित्र किताबें मानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को, रामायण को, पुराण को, महाभारत को, तो वो हम ऐसे ही तो नहीं मानते हैं। हमारे प्रीवियस जनरेशन्स ने उनको एक रिस्पेक्टफुल जगह अपने दिलो दिमाग में दी है, आने वाली जनरेशन्स को बताया उसके बारे में, और वो चीज़ रिस्पेक्टफुल तरीके से आगे इंडियन सोसाइटी में कैरी फॉरवर्ड होती हुई चली गई। ये टॉपिक इसी के बारे में आपको बताएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक हिस्टोरियन जो हैं, जो कि जिनका नाम आपने सुना होगा, रोमिला थापर के पर्सपेक्टिव से हमें ये वाला पैराग्राफ समझना पड़ेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस डिस्कशन के अंदर दोस्तों हम लोग पढ़ने यही वाले हैं कि पास्ट की जो रेलेवेंस है इंडियन सोसाइटी के ऊपर आज भी है कि नहीं है, या फिर जो सोर्सेस एंशिएंट इंडिया में या मेडिवल इंडिया में लिखे गए थे उनकी रेलेवेंस भारत के समाज के ऊपर आज कितनी पड़ती है भी कि नहीं पड़ती है, उसकी इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस या उसकी झलक, ये हम सीखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो शुरू में राइटर आपको यहां पर बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे टेक्सचुअल सोर्सेज होते हैं दोस्तों जो कि कनेक्टेड होते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से या मध्यकालीन भारत के इतिहास से। और मध्यकालीन भारत में भी यहां पर बात करी गई है अर्ली मेडिवल इंडिया की। ठीक है, तो उपेंद्र सिंह की बुक वैसे भी एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में, तो उसी हिसाब से उपेंद्र सिंह मैम जो है वो हमें यहाँ पर एक स्टोरी प्रेजेंट करके शुरू में समझाना चाह रही हैं कि जो टेक्सचुअल सोर्सेस अर्ली मेडिवल इंडिया या फिर एंशिएंट इंडिया में लिखे गए हैं, हम जानते हैं कि वो बहुत सारे तरीके के हैं, इक्के दुक्के सोर्सेज नहीं है। एक एक पैराग्राफ में आप देखते हो कि कितने सारे राइटर्स की कितनी सारी बुक्स हैं, उसको याद करना हमारे लिए एक सरदर्दी हो जाता है। तो छोटे मोटे टेक्स्ट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा फैले हुए टेक्स्ट हैं, और उसके अलावा उनका वॉल्यूम भी कुछ कुछ टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी कि वो वाले जो टेक्स्ट हैं वो छोटे मोटे टेक्स्ट नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली हम जब पोएम्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि पोएम जो है वो छोटी होती हैं, लेकिन जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें तो बहुत सारे ऐसे भी पोएट और पोएटिसेस का नाम बताया गया है जिन्होंने जो कविता लिखी है वो तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस कविताएं हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ टेक्स्ट और इतने ज़्यादा वॉल्यूमिनस टेक्स्ट जो हमें देखने को मिलते हैं भारत के इतिहास से जुड़े हुए, तो एक सवाल राइटर हमारे सामने यहाँ पर खड़ी करती है उपेंद्र सिंह मैम, क्या इनमें से कोई भी जो टेक्स्ट है क्या वो भारत के हिस्टोरिकल ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है? क्या उन टेक्स्ट के अंदर कोई ऐसी बात करी जाती है क्या कि हमारी एक दिलचस्पी, हमारी एक रुचि जो है वो जागे कि हम पास्ट की मेमोरी को प्रिजर्व कर सकते हैं या करते हैं? तो इसके लिए जो आंसर है वो उपेंद्र सिंह मैम जो है अपनी बुक के अंदर खुद नहीं देती हैं, वो यूज़ करती हैं एक हिस्टोरियन का नाम, जिनका नाम है रोमिला थापर। इनकी भी किताबें आती हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चे जो हैं इनको रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं फॉर आंसर राइटिंग इन हिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक है, आपको नहीं पढ़नी है ये। तो रोमिला थापर मैम हमें ये बताती हैं कि अपनी बुक के अंदर जो उन्होंने 2000 में कोई एक बुक लिखी होगी, रोमिला थापर का ये कहना है कि हिस्ट्री या हिस्टोरिकल सोर्सेज को, जो अलग अलग तरह की जो हिस्ट्री होती है या जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं, उसको आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। एक है रोमिला थापर के हिसाब से एम्बेडेड हिस्ट्री और दूसरी है एक्सटर्नलाइज हिस्ट्री। ठीक है, अब ये क्या होता है इंग्लिश वर्ड एम्बेडेड या एक्सटर्नलाइज हिस्ट्री? ठीक है,
तो रोमिला थापर के पर्सपेक्टिव से अगर हम जाने इन दोनों टर्म्स को, तो एम्बेडेड हिस्ट्री वो है जहां पर पढ़ने वाले का जो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है, जैसे आप और मैं अगर किसी भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहां पर जो जानकारी है वो खींच कर उससे बाहर निकालनी पड़ती है। और जानकारी कैसी, जैसे मतलब मान लो कोई भी एक मोरालिटी वाला जो एंगल है, अगर हमें किसी चीज से कोई एक मॉरल निकालना है कि इसका सार क्या है, इसके अंदर अच्छी बातें या बुरी बातें इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर कौन सी करी गई हैं, तो वो पढ़ने वाले के पर्सपेक्टिव से होगा एसोसिएटेड। अभी मैं इस चीज को क्लैरिफाई करता हूं, ये थोड़ा सा टेक्निकल इन्होंने यहां पर दे रखा है, मैं आपको इजी तरीके से भी बताऊंगा। पहले जो यहां पर लिखा हुआ है पहले हम उसको जान लेते हैं। तो जो एम्बेडेड हिस्ट्री जो टर्म है, ये हम कौन से हिस्टोरिकल सोर्सेस के साथ एसोसिएट करेंगे, यानी कि कौन से हिस्टोरिकल सोर्सेस को हम इस कैटेगरी में डालेंगे जिसको हम कह रहे हैं एम्बेडेड हिस्ट्री। तो रोमिला थापर का ऐसा कहना है, जो भी मैथोलॉजिकल बुक्स होती हैं, जो एपिक्स होते हैं, और जहां पर किसी खानदान की जिनोलॉजी की बात करी जाती है, एंसेस्ट्री की बात करी जाती है, पर्टिकुलरली यहां पर जो जिनोलॉजी एसोसिएट करी गई है वो किंग्स के साथ कम करी गई है। जो माइथिकल बुक्स और जो एपिक्स हैं उनके अंदर जो जिनोलॉजी है उसके बारे में बात ज्यादा करी गई है। अब कहने का इसका मतलब क्या है, इसको समझाता हूं मैं आपको, आराम से समझना। देखो क्या है, अगर हम एपिक्स को पकड़ लें या माइथोलॉजिकल किताब को पकड़ लें, हम एग्जाम्पल यहां पर लिख देते हैं रामायण का या फिर महाभारत का। तो जहां पर ये जो बात करी जा रही है ना कि ऐसे किताबों के अंदर हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, कौन सी किताबें जिनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं एज एम्बेडेड हिस्ट्री, उसके अंदर हमें अपना हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस जो है वो प्राइज आउट करना पड़ता है। यानी कि प्राइज आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को खींचकर बाहर निकालना। मैंने अभी आपको बताया, रीडर जो होगा, पढ़ने वाला जो व्यक्ति होगा, वो जो उन टेक्स्ट को पढ़ रहा है, रामायण को पढ़ रहा है चाहे महाभारत को पढ़ रहा है, उसके बेसिस पर पर्सन डिसाइड करेगा कि ये जो कैरेक्टर यहां पर दे रखा है या जो कहानी हमें बताई जा रही है उसके अंदर से मैं सार जो है वो क्या खींच सकता हूं। अब मैं आपको इस चीज का प्रूफ देता हूं। देखो, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमारे हिसाब से भगवान श्री राम जो हैं वो एक अच्छे मॉरल कैरेक्टर है रामायण की कहानी में, और जो रावण है वो दुष्ट है, वो सब गलत हरकतें करता था, और धर्म की विजय के ऊपर, धर्म की जो है वो विजय हुई, बुराई के ऊपर विजय करी गई। रामायण की कहानी से हमें यही प्रतीत होता है। लेकिन दोस्तों, दक्षिण भारत के अंदर, सदर्न इंडिया के अंदर, आप ये भी जानते होंगे कि रावण की भी पूजा होती है। यानी कि वहां पर लोगों ने जिस प्रकार से रामायण को इंटरप्रेट करा, तो उनका ये मानना है, या हो सकता है, हम यहाँ पर कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन रावण को अगर अच्छा मानकर, दक्षिण भारत में तो आपने ये भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि रावण का एक मंदिर भी है, और दशहरा पर जैसे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हम लोग रावण को जलाते हैं, दक्षिण भारत के अंदर रावण को नहीं जलाया जाता है। तो यानी कि हमारे हिसाब से जो रावण का कैरेक्टर बुरा है, लेकिन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो है रावण का कैरेक्टर बुरा नहीं है। रावण जो है पिछले जन्म में कुछ पाप कर कर आया था, जिसका जो है उसको भुगतान जो है इस जन्म में करना पड़ा, श्री राम के द्वारा वो मारा गया। लेकिन उनके हिसाब से रावण जो है वो एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण था, ठीक है, और वो बहुत पूजनीय था। अब रामायण को पढ़कर ज्यादातर लोगों ने तो यही रेफरेंस निकाली कि राम वॉज अ गुड कैरेक्टर, ठीक है, और रावण जो था वो एक इविलिश कैरेक्टर था, ठीक है। तो यहां पर पढ़ने वाले की जो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है वो एक समान नहीं है। जिसने भी रामायण की कहानी को पढ़ा, सबने रावण को बुरा नहीं माना, ठीक है। तो जब हम किसी ऐसी हिस्ट्री की बात करते हैं विच इज एसोसिएटेड विथ मिथ, एपिक्स या फिर जीनोलॉजी, तब जाकर रोमिला थापर हमें यह बताते हैं कि वहां पर जो है हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, या जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, मोरालिटी की जो आप बात कर रहे हो, अच्छे और बुरे की जो बात कर रहे हो, वो आपको पढ़ने के बाद उससे पता लगेगी कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग हो सकता है। वहां पर क्या है, साफ तरीके से अच्छाई, बुराई, सच्चाई और झूठ, इनकी जो परख है वो पढ़ने वाला एक रीडर ही कर सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी बात इन्होंने करी थी, अभी हमने देखा था कि दूसरी तरह की जो हिस्ट्री होती है दैट इज एक्सटर्नलाइज हिस्ट्री। रोमिला थापर हमें यह बताते हैं कि एक्सटर्नलाइज हिस्ट्री के अंदर हम उन सोर्सेस को डाल सकते हैं
जो कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज नहीं है, एपिक्स नहीं है, ठीक है। वहां पर जो है हमें एक राजा के बारे में, उसके पूरे वंशज के बारे में, उसकी वंशावली के बारे में बताया जा रहा है, और वहां पर हमें अपना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसकी डीड्स को पढ़कर साफ तरीके से समझ में आ जाएगा किसी भी पर्सन को कि ये अच्छा कैरेक्टर है या बुरा कैरेक्टर है। तो एक्सटर्नलाइज हिस्ट्री के अंदर क्या होता है अकॉर्डिंग टू रोमिला थापर, ये ज्यादा एविडेंट है, यानी कि साफ तरीके से पढ़ने वाले को पता लग जाता है। यहां पर जैसे एम्बेडेड हिस्ट्री के अंदर हमें क्या करना पड़ रहा था, अपनी हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को बाहर निकालना पड़ रहा था खींच कर, के उन ग्रंथों में गिवन नहीं है सही और गलत की परख, ये पढ़ने वाले के ऊपर है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नलाइज सोर्सेस, तो यहां पर जो है जो मतलब जो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है वो एविडेंट है और सेल्फ कॉन्शियसनेस है। और यहां पर इसका एग्जांपल अकॉर्डिंग टू रोमिला थापर, यहां पर कौन से सोर्सेस ऐसे होते हैं हिस्ट्री के जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक्सटर्नलाइज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, तो वो हैं क्रॉनिकल्स, ठीक है, और बायोग्राफीज जो कि अलग अलग राजा महाराजाओं के ऊपर, रानियों के ऊपर लिखी गई हैं, ठीक है। अब ये चीज कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से इसका मतलब क्या था इस पैराग्राफ का, ये समझाने के लिए मैंने आपको यहां पर डिटेल में बता दिया। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। तो आप ऐसा भी मान सकते हो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन अभी तक है इसको समझने में, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। एम्बेडेड हिस्ट्री जो है वो ग्रंथों के साथ, पुराणों के साथ, या जो धार्मिक पवित्र किताबें मानी जाती हैं उनके साथ एसोसिएटेड है, जहां पर पढ़ने वाले की जो समझ है उसकी समझ के अकॉर्डिंग वो सही और गलत का डिसीजन लेगा उस ग्रंथ को पढ़ते हो कि कौन सा कैरेक्टर, कौन सा इवेंट सही है, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा इवेंट गलत है, ठीक है। और जब बात होती है एक्सटर्नल हिस्ट्री की, ये बाद के हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिनको किसी ना किसी क्रॉनिकलर ने क्रॉनिकल्स की या बायोग्राफी की फॉर्म में लिखा है। और आप जानते हो कि जो क्रॉनिकलर्स होते थे, जो हिस्टोरियंस होते थे या जो बायोग्राफर्स होते थे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत में, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, वो किसी ना किसी राजा के दरबार की शान हुआ करते थे। फिर चाहे आप यहाँ पर मान लो मौर्यन एम्पायर को, गुप्ता एम्पायर को, मुगल सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत को, किसी को भी आप इमेजिन कर लो, तो वो हमारे पास ज़्यादा रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो ये वाले जो सोर्सेज होंगे एम्बेडेड हिस्ट्री के अंदर, ये थोड़े से पुराने हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज जो है वो बाद के सोर्सेज हैं जिनका पुख्ता सबूत हमारे पास है कि हाँ ये राजा रानी एग्जिस्ट करते थे, हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है, ठीक है। तो जो हिस्टोरियन है रोमिला थापर, वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जब हम बात करते हैं एम्बेडेड हिस्ट्री की, ठीक है, और एम्बेडेड हिस्ट्री कौन सी, विच इज एसोसिएटेड विद माइथोलॉजिकल स्टोरीज, एपिक्स एंड जिनोलॉजी, तो यहां पर जो है जो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो पढ़ने वाले की जो समझ है कि उसको पढ़कर उसको खींचना क्या है उससे, वो जनरली रोमिला थापर ऐसा कहते हैं कि जो लीनियज बेस्ड सोसाइटीज हैं उससे कनेक्टेड हैं, जबकि जो एक्सटर्नलाइज्ड हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं दीज आर कनेक्टेड टू स्टेट सोसाइटीज, ठीक है। अब लीनियज बेस्ड सोसाइटी मतलब, कहने का मतलब यह है कि पुराने वंश से लेकर आजकल के ज़माने तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर फैमिली ट्रेडिशन जो है, उन घर परिवारों के अंदर इन सोर्सेस को पवित्रता के साथ देखा जाता है। रामायण, महाभारत, पुराण की किताब, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। और वहाँ पर जो है घर परिवारों ने आगे वाली जनरेशन को नॉलेज देते हुए कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, कौन सा बुरा है, जब डिस्कशन चलती है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया राम का और रावण का, तो ये सब जो चीज़ें हैं दीज आर कनेक्टेड विद लीनेज बेस्ड सोसाइटीज, ठीक है। लीनेज यहाँ पर मैं जानता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि जो एक वंशावली है, जो जड़ है, उसकी बात करी जा रही है, लेकिन ये एक ऐसी जड़ है जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब पुख्ता हमारे पास सबूत नहीं है। आपको याद होगा इस चैप्टर के अंदर जब इनिशियल हम डिस्कशन कर रहे थे, रामायण महाभारत का हमने एक टॉपिक कवर करा था, और उसके अंदर हमने ये कंक्लूजन निकाली थी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको पुख्ता सबूत गड़े हुए, कहीं पर दफन हुए नहीं मिले हैं, जिससे हम प्रॉपर ये पता लगा पाए कि रामायण की जो कहानी हमें बताई गई है, महाभारत की जो कहानी हमें बताई गई है, वो इसी तरीके से घटित हुई थी। हिस्टोरियंस जो हैं वो ये मानते हैं कि भाई अगर आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारे हाथ पे लाकर वो सारी अवशेष रखे होते कि रथ का पहिया या बड़े बड़े तो त्रिशूल हैं, बाण हैं, तलवारें हैं, तब हम मान भी जाते कि जो कहानियां हमें इतनी डिटेल में बताई गई हैं वो सच है। लेकिन उनका ये कहने का पर्सपेक्टिव था, आपको याद होगा कि
ये जो कहानियां हैं छोटे मोटे कोई बैटल्स हुए होंगे और उनके अंदर मिर्च मसाला लगाते हुए इसको एक धार्मिक एंगल दे दिया गया था, ठीक है। और जो एक्सटर्नलाइज सोर्सेज हैं जो कि मैंने आपको बताया बहुत रीसेंट हिस्ट्रीज के साथ कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड विद द स्टेट सोसाइटीज के एक पर्टिकुलर जमाने के अंदर। जैसे अगर आप मौर्यन एम्पायर की बात करो तो मौर्यन एम्पायर के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य आपको देखने को मिलते हैं, बिंदुसार देखने को मिलते हैं, अशोका देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पर जो भी, अब अशोका चक्रवर्ती सम्राट था, यानी कि उसका जो रूल था वो चारों दिशाओं के अंदर फैला हुआ था, कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल और इंडिया के फ्रंटियर्स के बाहर भी, इवन अफगानिस्तान तक भी। तो उस टाइम पर जिस भी तरीके की सोसाइटी का निर्माण या रूल्स एंड रेगुलेशंस का निर्माण उसने करा होगा, वैसी भारत की समाज की इमेज उस टाइम पर बन गई थी। इसलिए यहां पर इसको कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल सोर्सेस आर कनेक्टेड विद स्टेट सोसाइटीज। अब यहां पर ये बात हो गई, मैंने आपको बता दिया जो भी इस पैराग्राफ की इंग्लिश थी या एक्सटर्नलाइज सोर्सेज को समझने में या एम्बेडेड सोर्सेज या एम्बेडेड हिस्ट्री को समझने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, अब नहीं आएगी अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अब क्या होता है, यहां पर राइटर हमें यह बता रहे हैं कि अगर हम लेटर वैदिक टेक्स्ट जो है जब हम उनको पढ़ते हैं तो लेटर वैदिक टेक्स्ट को पढ़ते हुए आपको लिस्ट ऑफ टीचर्स जो हैं वो मिल जाएंगे विच आर एसोसिएटेड विद लेटर वैदिक टेक्स्ट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम लिस्ट ऑफ टीचर्स, लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर भी एक रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस की, ठीक है। क्योंकि लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर आपको पता है दोस्तों, जनरली जो वैदिक टेक्स्ट होते हैं, फिर चाहे आप अर्ली वैदिक टेक्स्ट की बात करो या लेटर वैदिक टेक्स्ट की बात करो, वहां पर जनरली क्या होता है, ये जो सारे टेक्स्ट हैं अर्ली वैदिक टेक्स्ट और लेटर वैदिक टेक्स्ट, दीज आर कनेक्टेड विद सम और दी अदर काइंड ऑफ रिचुअल्स या फिर रिचुअल एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे हवन यज्ञ वगैरह जो होता था उसके अंदर किस किस तरीके की आहुति दी जाएगी, किस किस जानवर की बलि दी जाएगी, कौन कौन से यज्ञ जो है वो परफॉर्म करे जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 4 टर्म्स यूज करी गई हैं, इन चारों टर्म्स का मैं आपको मतलब बताऊंगा, पहले आप इन टर्म्स के बारे में सुन लो। नंबर 1 जो टर्म है जो हमें राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर हमें 4 चीजें देखने को मिलती हैं विच आर एसोसिएटेड विद रिचुअल एक्टिविटीज। जैसे एक का नाम है दान स्तुति, नंबर 2 गाथास, नंबर 3 नर शमशीष, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है नर शमशीष, और एक है आख्यान, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये टर्म आपने पहले नहीं सुन रखे होंगे तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो दान स्तुति हैं, सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि ये जो चारों की चारों जो टर्म्स हैं, दान स्तुति, गाथा, नर शमशीष और आख्यान, दीज ऑल 4 टर्म्स आर कनेक्टेड विद रिचुअल सैक्रिफाइसेस जो कि लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर गिवन है, ठीक है। अगर हम यहां पर एक एक करके सबको पढ़ें तो दान स्तुतिस क्या है, दान स्तुतिस बेसिकली कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसे गीत हैं, कुछ ऐसे हाइम्स हैं जो कि लिखे जाते थे, जो राजा महाराजा होते थे उनकी हरकतों को प्रेस करने के लिए और बताने के लिए कि कोई भी जो एक राजा है जिसके ऊपर ये दान स्तुति की हाइम्स जो गाने हैं, जो गीत हैं वो लिखे गए हैं, कि वो राजा कितना जेनरस था। जेनरस का दोस्तों मतलब ये होता है कि कोई दान पुण्य कितना करता है, ठीक है। दूसरी चीज, राजा के एक्सप्लॉइट्स को यहां पर कैप्चर करा जाता था। दोस्तों एक्सप्लॉइट्स का मतलब ना एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, किसी को बर्बाद करना या किसी का शोषण नहीं होता। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है, स्पेशली विद रेफरेंस टू हिस्ट्री, इस इंग्लिश वर्ड का मतलब समझ जाना, काफी बच्चे ये सोचते हैं कि एक्सप्लॉइट का मतलब एक्सप्लॉइटेशन होता है। नो, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है राजा महाराजाओं ने कोई बैटल लड़ा, तो बैटल लड़ने के बाद वो राजा महाराजा जीत गया, किस बहादुरी से उसने वो बैटल लड़ा, कितने एरियाज को कैप्चर करा, क्या क्या जो धन दौलत है, जमा पूंजी है उसने इकट्ठी करी, सामने वाले शत्रु को हटा के मतलब मार के या उसको ध्वस्त करके। तो जब हम किसी राजा महाराजा की प्रशंसा करते हैं, उसकी ब्रेवरी की, उसके वैलर की, और साथ में अगर हम ये भी बताते हैं कि वो कितना दान पुण्य करने वाला राजा है, उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग एक्सप्लॉइट, ठीक है। तो दान स्तुति के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं गाथास। गाथास जो हैं, हाइम्स जो होते हैं ना दोस्तों, जनरली वो मंत्र वगैरह की फॉर्म में होते हैं या फिर थोड़े से ऐसा होता है कि रिदमिक लाइंस होती हैं उनके अंदर। जो गाथास हैं वो प्रॉपरली सॉन्ग्स थे, अगेन इन प्रेज ऑफ किंग्स, राजाओं की तारीफ करने के लिए कुछ गाने ये लिखे जाते थे। और ये गाने कब लिखे जाते थे या गाए कब जाते थे, ये गाने गाए जाते थे जिनको हम बोल रहे हैं गाथास,
जब कुछ इंपॉर्टेंट ओकेशन पर राजा जो है सेक्रीफाइसेस करते थे, फिर चाहे वो हवन यज्ञ के सेक्रीफाइसेस हो या फिर जानवरों की बलि देने के लिए कोई एक हवन का या किसी एक स्पेशल सेरिमोनियल ओकेशन का आयोजन करा गया हो। ठीक है, फिर जो तीसरा टर्म था वो था नरशमशीष। नरशमशीष क्या होता था? नरशमशीष भी ऐसे सॉन्ग्स और हाइम्स होते थे जो कि रिचुअल्स के अंदर यूज करे जाते थे, जिनको राजाओं के दरबार में परफॉर्म करा जाता था। अब यहां पर लेटर वैदिक टेक्स्ट की बात हो रही है तो हम ये कह सकते हैं दीज ऑल आर एसोसिएटेड विद, मतलब ये जो सारी रिचुअल एक्टिविटीज हैं दीज ऑल आर एसोसिएटेड विद एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये रिचुअल्स के अंदर यूज करे जाते थे। ठीक है, एंड दीज आर प्रिजर्व्ड इन टेक्स्ट, मतलब ये नरशमशीष के बारे में जो गाने हैं, जो हाइम्स हैं, जो रिचुअल्स या रिचुअल सेक्रीफाइसेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आज भी प्रिजर्व्ड है कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के अंदर, जैसे ब्राह्मणास जो एक टेक्स्ट होते हैं और गृह सूत्र। ठीक है, अब अगर ये गृह सूत्र में अगर गिवन है ना नरशमशीष के बारे में, तो आपको वर्ड से ही पता लग रहा है गृह सूत्र, और मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा रखा है। यानी कि आप पारिवारिक जीवन बिताते हुए, आपने संन्यास नहीं ले रखा है, आप पारिवारिक जीवन बिता रहे हो। और मान लो अगर आप राजा हो तो पारिवारिक जीवन बिता ही रहे हो, आपकी बीवी होगी, बच्चे होंगे, हो सकता है एक से ज़्यादा बीवी हो, तो वो पारिवारिक जीवन बिताते हुए आप किस तरीके के सेक्रीफाइसेस जो है वो आप कंडक्ट कर रहे हो, तो उन सारे रिचुअल्स के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। और जो नरशमशीष है वो जो बात करते हैं रिचुअल्स की, वो रिचुअल्स जो है आपको ब्रह्मणास की किताबों में और गृह सूत्र की किताबों में आपको देखने को मिल जाते हैं। लास्ट जो टर्म है दोस्तों हमारे सामने, दैट इज आख्यान। तो आख्यान क्या होता है? आख्यान एक तरीके से नैरेटिव हाइम्स होते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, गीत होते हैं जो कि एक नरेशन करते हैं किसी एक बात की, किसी एक इवेंट की। ठीक है, और ये डायलॉग की फॉर्म में जो है वो लिखे जाते थे। ठीक है, एंड यहाँ पर बात होती थी माइथोलॉजिकल या मिथिकल चीज़ों की, पॉसिबली कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स की। अब ऐसा क्यों बोला गया अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में कोई चीज़ लिखी जा रही है डायलॉग की फॉर्म में, तो ये मिथिकल क्यों है? क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो किंग्स के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो आप जानते हो कि राजा महाराजाओं के ऊपर जब भी कोई ऐसी बात लिखी जाएगी, फिर चाहे वो पोयम की फॉर्म में हो, गानों की फॉर्म में हो, हाइम्स की फॉर्म में हो, वो बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाएगी लिखने वाले के द्वारा, ताकि राजाओं से उनको सपोर्ट मिलता रहे, उनको गिफ्ट्स मिलते रहे, उनको घर वगैरह मिले, वेल्थ मिले, राजा खुश होकर जो अशरफियाँ हैं, सोने की जो मोहरें हैं, जो सिक्के हैं, वो सब उनको देते रहे। तो वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड वे में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइटर फिर हमें ये बता रहे हैं कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ये सारे के सारे तरीके जो कॉम्पोजिशन जो थे, फिर चाहे आप रिचुअलिस्टिक कॉम्पोजिशंस की बात कर लो, हाइम्स की बात कर लो, सॉन्ग्स की बात कर लो, बेसिकली दान स्तुति, गाथास, नरशमशीष और आख्यान, ये सारे के सारे जो कॉम्पोजिशंस हैं, दीज आर कनेक्टेड विद सेक्रीफाइसेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप यहां पर देखिए, दीज ऑल आर कनेक्टेड विद परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, यानी कि यज्ञ। ठीक है, इसको यजनास लिखा जाता है, वैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं यज्ञ। तो अलग अलग तरह के जो हवन वगैरह जो कंडक्ट करे जाते थे, जो सेक्रीफाइसेस कंडक्ट करे जाते थे, उसके अंदर कौन कौन से तरीके के रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती थी, राजा के लिए कौन से गीत लिखे जाते थे, चाहे भली वो एग्जैजरेटेड वे में क्यों ना हो, तो ये सारे कॉम्पोजिशन जो हैं हमें वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये टॉपिक दोस्तों जब आज की क्लास में हमने जो स्टार्ट करा, इसके अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया था राइटर के द्वारा कि पुराने ज़माने में, पुराने समय के अंदर जो भी घटनाक्रम हुआ था उसकी रेलेवेंस आज भी कैसी है। तो दोस्तों आप जानते हो कि जब भी कोई यज्ञ या जो हवन है जो आज भी परफॉर्म करा जाता है, तो उसके अंदर हम नारियल फोड़ते हैं, जो कि एक तरीके का सेक्रीफाइस ही माना जाता है कि हम जानवरों की बलि ना देकर, और बहुत सारी जगह पर तो जानवरों की बलि भी दी जाती है। ठीक है, तो हवन या यज्ञ वगैरह जब भी हम लोग करते हैं तो बहुत सारी तरीके के जो सेक्रीफाइसेस है वो हम ऑफर करते हैं, किसको? फायर को, आग को। ठीक है, आप घी डालते हो उसके अंदर, हवन सामग्री डालते हो, ठीक है, आप स्वाहा बोलते हो। तो इससे भी हम, इस पैराग्राफ से भी हम दोस्तों ये रेफरेंस पता लगा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि यस, पास्ट में जो भी चीज़ें होती हुई आई है हिंदुस्तान की धरती पर, वो आज भी रेलेवेंस
रखती है भारत के समाज के अंदर, क्योंकि भारत के समाज में घर परिवारों के जो लोग होते हैं वो आज भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हुए या फिर नॉर्मल लाइफ में भी, या आज भी उनकी मान्यता जो विश्वास है, जैसे हम रामायण महाभारत श्रीमद् भगवद गीता पुराणों की अगर बात करें जो कि पास्ट में लिखी गई थी, लेकिन वो रेलेवेंस आज भी हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग में रखती हैं, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी रेलेवेंस है। और बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, किसी भी देश के साथ जुड़े हुए उसके जो पास्ट के जो कोई भी टेक्स्ट होते हैं वो रेलेवेंस रखते हैं उस कंट्री के लोगों के दिलो दिमाग में आज भी। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। कंटिन्यू करेंगे हम इस पैराग्राफ को, इस आगे की डिस्कशन को अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।